मित्रों नमस्कार। कविता संवाद की इस प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने इस बीच कविता केंद्रित कुछ कार्यक्रम किए जिसमें हमारे कई मित्रों ने सोत्साह भाग लिया। मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी श्रृंखला में कुल 7 कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी और अपने कवि कर्म से जुड़ी अपनी यात्रा पर बातचीत भी की। आज उन्हीं कविताओं पर केंद्रित यह चर्चा है और इसके लिए हमने हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, पत्रकार, उपन्यासकार, गद्यकार सुधीर सक्सेना जी को आमंत्रित किया है। सुधीर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हमारे कुछ मित्रगण जुड़ गए हैं और यह बहुत सुखद है कि इस श्रृंखला की शुरुआत जिस रचनाकार से हुई, पूनम सोनछात्रा जी, वह भी हमसे जुड़ गई है। स्वागत है। जया केतकी शर्मा जी, स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम के दौरान इन कविताओं से गुजरना एक रोचक और उल्लेखनीय और यादगार अनुभव रहा। हम अपने समय के इन 7 युवा कवियों की कविताओं से वाबस्ता हुए और सुमधुर काव्य संध्या के हिस्सा बने। जिस तरह इस कार्यक्रम का फॉर्मेट था कि हर रोज 2-2 कवि हमारे बीच आ रहे थे, एक स्त्री एक पुरुष। इस तरह से 4 दिनों में कुल 8 कवि हमारे पास आने वाले थे, मगर कुछ पारिवारिक अपरिहार्यताओं से घिरकर आगरा की हमारी एक रचनाकार जोशना बनर्जी आडवाणी नहीं आ पाए। अंततः ये 7 कवि हमारे समक्ष रहे और इनकी कविताओं को हम सुन पाए। हम अपने इन सभी 7 रचनाकारों के आभारी हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उलझनों, समस्याओं, व्यस्तताओं के बीच समय निकाला और हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। सीमा सिंह हमसे जुड़ गई हैं। सीमा जी, स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे ये रचनाकार एक जगह पर एकत्रित हुए। आप जानते हैं कि कोई गुलदस्ता तभी आकर्षक और सुंदर बन पड़ता है जब उसमें भांति भांति रंग के पुष्प लगे हुए हो। पूनम सोनछात्रा कोलकाता से जुड़ी तो हमारे संतोष अर्श बाराबंकी के अपने गांव से जुड़े, जहां उन्हें कुछ इंटरनेट कनेक्शन की समस्या भी आई, मगर कभी हार नहीं मानता है और उस कमजोर इंटरनेट कनेक्शन में भी उन्होंने अंततः अपना वक्तव्य दिया, कविताएं पढ़ी। आलोक कुमार मिश्रा दिल्ली से जुड़े और इसी तरह अनुराग तिवारी भोपाल से, पूनम अरोड़ा दिल्ली से, अंचित
पटना से, सीमा सिंह लखनऊ से। इस तरह से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज हम यहां पढ़ी गई, इस श्रृंखला में पढ़ी गई कविताओं पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। सुधीर सक्सेना जी जो काम करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं और मुझे ध्यान है इस श्रृंखला से जुड़कर भी उन्होंने अपना वही स्वभाव हमें दिखलाया। जब कभी मैं उन्हें कोई लिंक देना या पोस्टर देना भूल जाता था तो आगे बढ़कर उन्होंने मुझे याद दिलाया। यह उनकी इस श्रृंखला के प्रति रुचि और समर्पण का ही द्योतक है कि वे इस तरह से प्रोएक्टिव होकर इस पूरी श्रृंखला से जुड़े रहे। आज के इस कार्यक्रम के लिए, इन कविताओं पर बातचीत करने के लिए उन्होंने काफी तैयारी की है, कई नोट्स लिए हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि हम अधिक से अधिक अपने अध्यक्ष को सुने, सुधीर सक्सेना जी को सुने। सुधीर जी, आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात आरंभ करें। सुधीर जी। नमस्कार अर्पण जी, मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। आवाज साफ आ रही हो तो बताएं। हेलो जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में अर्पण जी आपका अभिनंदन। सभी मित्र कवियों का जिन्होंने युवा कविता के सप्त स्वर में शिरकत की और उन सभी लोगों का जो इस आभासी मंच के जरिए आज हमसे जुड़े हुए हैं। अर्पण जी ने कुछ बातें मेरे बारे में कही, तो अर्पण जी और मुझे कविता जोड़ती है, बिलासपुर जोड़ता है और हमारे सरोकार जोड़ते हैं। सात कवियों की कविताओं पर कुछ कहने के बजाय मुझे बेहतर लगता है कि मैं उस लिखे हुए को पढ़ूं जो मैंने कवियों की कविताओं को सुनकर लिखा है। इससे बहकने और भटकने दोनों के खतरे से निजात मिलती है। युवा कविता के सप्त स्वर। कवि मित्र अर्पण कुमार की पहल पर जन सुलभ पुस्तकालय के बैनर तले समकालीन हिंदी कविता के 7 युवा स्वरों को सुनने का मौका मिला। ये एक विरल प्रसंग था, इस नाते विरल कि इससे आज की कविता के मिजाज का पता चलता है। अर्पण ने जिन कवियों कवित्रियों का चयन किया वह मानी खेज है, क्योंकि सातों का पाठ इंद्र धनुषी छटा उपस्थित करता है। ये दिलचस्प है कि इस इंद्रधनुषी छटा में 7 रंग, 7 स्वर, 7 शख्सियतें मौजूद हैं और वर्णक्रम भी 7 रंगों को अपने आप में समेटता है और सरगम भी 7 स्वरों को। तो भाई अर्पण को, जिन्हें मैं सर्वप्रथम कवि और फिर गद्यकार मानता हूँ, तो बधाई। अब आए युवा कविता के 7 स्वरों पर। 7 कंठ एक साथ। पूनम सोम छात्रा, संतोष अर्श, आलोक कुमार मिश्रा, अनुराग तिवारी,
पूनम अरोड़ा, अंचित और सीमा सिंह, 4 कवि और 3 कवित्रियां। ये सभी स्वर समकालीन काव्य चेतना से जुड़े हुए हैं और अपने समय और अपने मनोभावों को कविता में मुसलसल दर्ज करते आ रहे हैं। इन सबकी कविताओं में अव्यक्त व्यक्त होता है और व्यक्त भी, लेकिन प्रायः नए और भिन्न भिन्न तरीकों से। युवा कविता के इस प्रसंग की शुरुआत हुई थी पूनम सोन छात्रा से। इस कविता क्रम की विशेषता रही पाठ के साथ साथ अपनी अपनी रचना प्रक्रिया पर बातें। मुझे ये बताने में संकोच नहीं कि मैंने इन 7 स्वरों को पहली बार सुना। पूनम की कविताएं खुद को तलाशने की जद्दोजहद की कविताएं हैं। ये अपने को जिंदा करने और रखने के फेर में उभरी हैं। वो इस खुशी को छिपाती भी नहीं है कि कविताएं आ रही हैं। कविताएं लिखी जा रही हैं के बजाय कविताएं आ रही हैं कहना इसे कविता के रचना कर्म से कहीं ना कहीं बहुत गहरे जोड़ता है। कवित्री के वाचन में आत्मविश्वास की झलक मुझे अच्छी लगी। इसमें संभाषण, संचालन और वाद विवाद में उसकी संलिप्तता का हाथ है। बहरहाल पूनम ने कविताओं में अपने मनोभावों को बखूबी व्यक्त किया। वहीं अकेलेपन के त्रास के साथ साथ भीड़ से भयग्रस्तता है, तो ये स्वीकारोक्ति भी कि हम स्वयं में स्वयं का प्रतिरोध है, अपनी ही भाषा की आवृत्ति। उसे रात से डर लगता है, अलबत्ता वो कहती हैं, रात मुझे थोड़ा और मनुष्य बनाती है। सबसे गहरी ऊष्मा के स्रोत हथेलियों के भीतर हैं। पानी का उद्गम है कंठ में या हंसी में ईश्वर का वास, या यह जीवन कुछ जानने के लिए कितना छोटा है, जैसी पंक्तियां अपना प्रभाव छोड़ती हैं और पूनम की अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का बखूबी संकेत देती हैं। पूनम ने एक और कविता पढ़ी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कथा पात्रा मृणाल के लिए। ये कविता भी उसकी काव्य सामर्थ्य की द्योतक है। स्त्री रूपमती हो या बुद्धिमती, उसके स्वाभिमान का विशाल होना उसके लिए अभिशाप है। ताज्जुब नहीं कि इतिहास उसे पल भर में कुलक्षणी घोषित कर दे। उसकी ये ख्वाहिश अच्छी लगती है कि किसी भी तरह मासूमियत को बचा लिया जाए, और यह कहना भी कि कविता खुदकुशी रोकने का तरीका है। जितना कम सोचोगे उतना ही सुख पाओगे, जैसी पंक्ति ने मुझे अकबयक बर्टोल्ट ब्रेख्ट की पंक्ति की याद दिला दी। सोचने में जोखिम है, लेकिन यही सोच हमें अंततः उस गंतव्य या मुक्ति तक ले जाता है जो हम सबका अभीष्ट है। पहले ही रोज दूसरा पाठ था संतोष अर्श का। संतोष मुझे साफ गो लगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सत्य मेरे लिए मानीखेज है, लेकिन मेरा सत्य बदलता रहा है, तो मुझे कवि के अंतर्मन का परिचय मिला। उन्होंने काव्य यात्रा में शुरुआती रोमान और फिर जीवनानुभवों और विचार से आते बदलाव का जिक्र किया। संतोष की कविता में तंज है और यह उनकी खूबी है। अन्यायियों को न्याय की चिंता थी, दंगाइयों को अमन, और इस तरह की अन्य पंक्तियां हमारे वक्त का बयान है। वे वक्त को बखूबी डिपिक्ट करते हैं जब उनकी शिनाख्त करते हैं जो सत्ता के शौच का लोटा उठाए घूम रहे हैं।
उनका शिल्प तनिक भिन्न है, कथ्य के अनुरूप। जैसे कि सत्य रेबीज ग्रस्त कुत्ता था, या कि मरे हुए ईश्वर पर भरोसा करना कवि के लिए संभव नहीं था। मनुष्य होने का दुख में भी यही तंज है और यही तर्ज भी। कविता प्रिय काम करना अच्छी कविता है। सुखद है कि कवि कविता में समय को दर्ज करने के प्रति सचेत है। शर्तों पर प्रेम से बेहतर कि घृणा करने में यकीन और दिलचस्प होने का दिखावा मत करो का आग्रही आधुनिक भावबोध का ये कवि मेरे ख्याल में कविता को सामाजिक कर्म मानता है। जब लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी में लाशों के बहाने हमारे आहत और रक्त रंजित समय की नोंदणी करता है। अगले दिन आलोक कुमार मिश्र को सुनना, भिन्न स्वर को सुनना था। आलोक की कविता मुख्यतः बच्चों की दुनिया में विचरती है और यह विचरना उनकी कविता को अलग रंगो नूर देता है। आलोक को बच्चों से काव्य संदर्भ मिलते हैं और वे पाठ भी जिन्हें वे कविता में दोहराते हैं। आलोक की कविता प्रक्रिया में बच्चे महत्वपूर्ण या कि कहें नाभिकीय कारक हैं। उनकी कविता की बादगी जब खुलते हैं बच्चे में देखिए, वे कहते हैं कि पढ़ो कि तुम्हें टकराना है। कविता में आलोक बच्चों को विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन के प्रति मोटिवेट और सचेत करते हैं। उनकी कविता मोड़ लेकर खूबसूरत हो उठती है जब वो कहते हैं पढ़ो कि पढ़नी है तुम्हें प्रेम कविताएं, पढ़ो कि पढ़नी है तुम्हें प्रेम कविताएं। आलोक बच्चों से गहरे प्रेम, लगाव और आसक्ति के कवि हैं। बच्चों को वे बखूबी एड्रेस करते हैं। आलोक हिंदी में मेरे जाने अनूठे कवि हैं जो बच्चों के लिए बोधगम्य लेकिन परिपक्व कविताएं मुसलसल लिख रहे हैं। उनकी पंक्तियां शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है दो से अधिक आंखें। हृदय को गहरा करने को खूब पढ़ो मेरे समय के बच्चों। कक्षा में जब मैं हो जाता हूँ पानी, बच्चे हो जाते हैं मछली। दर्शाती हैं कि कविता सरलता में शक्ति अर्जित करती है। उनकी कविताओं की किताब का शीर्षक ही है मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। उनकी कविताओं में आशावादिता और सहज जीवन का परिमल है। यही वजह है कि उसे मौसम हो या जिंदगी, वसंत के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आलोक इस सिलसिले को जारी रखें और बृहत्तर संसार के दृश्यों को भी समेटने की कोशिश करें तो उनकी कविता और बेहतर और समृद्ध और विविध होगी। इससे उनकी कविताओं को और भी ऊंचाई और विस्तार भी मिलेगा। वे सचेत कवि हैं क्योंकि जानते हैं कि कविता झुका देती है लोकतंत्र के लबादे में खड़े तानाशाह को। हॉनर किलिंग भी उनकी कविता का विषय है। उनके तय अभिव्यक्ति जिंदा होने का प्रमाण है। उनके काव्य लोक में माँ है, पिता हैं, लड़कियां हैं। उसकी कविता का विवेक सम्मत साहस प्रदर्शित करती है जब कहती है कि भागो इस जर्जर दुनिया से पर खुद से न भागना। भागो इस जर्जर दुनिया से पर खुद से न भागना। उसे यकीन है कि प्रेम की हरियाली एक दिन ढांप लेगी धरती का खुरदरापन। उनकी कविताएं दुरूह नहीं, सुकर हैं, सरल, पारदर्शी और चित्त में उतरती हुई। अगले रोज अपनी कविता और रचना प्रक्रिया को लेकर अनुराग तिवारी ने बहुत साफगोई बरती।
वहाँ कोरोना और कश्मीर समेत बहुतेरी चीजें हैं, लेकिन अनुराग स्वयं को प्रेम का कवि मानते हैं। उन्हें वेरिएशंस को कविता में पकड़ना अच्छा लगता है। उनकी नृत्य, संगीत, लोक कला, रंगमंच में रुझान है। वे संगीत और नाट्य से कविता में आए। उनकी बातों से लगा कि वे हमारे समय के युवा कवियों की बिरादरी से सतत संपर्क में हैं और संवाद में भी, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और इससे इनकी कविता कर्म को गहराई, विस्तार और चमक मिलेगी। उनकी प्रवृत्ति अलगाव का निषेध करती है। मुझे अच्छा लगा कि अनुराग जन्नत नशी होने के खतरों से वाकिफ हैं और जानते हैं कि जमीन फूलों के खिलने की भी जगह है। भूमिहीनों के कूच कविता उनके सामाजिक सरोकारों को जतलाती है। इस कठिन और दुस्सह काल में इर्द गिर्द के यथार्थ से कन्नी काटना या आंखें मूंदना अनुराग तो क्या किसी भी कवि के लिए न संभव है, न स्वीकार्य और न वांछनीय। कविता की सरहदें नहीं होती, वह सरहदों को, बंटवारे को, विभाजन को नकारती है। यह अकारण नहीं है कि अनुराग की कविता के तार नार्वे से जुड़ते हैं। उनकी सौभाग्यशाली कविता की गूंज बनी रहती है और सुखद लगता है जब वो प्रेम प्रार्थना करते हैं। इस कविता की पंक्तियां हैं, आओ हम एक दूसरे को कंधे पर उठा लें, आओ हम एक दूसरे को कंधे पर उठा लें और यह कि प्रेम हमारे हक की गवाही हो। रास्ते यकीनन हमारी भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन ये धरती न जाने कब इतनी सौभाग्यशाली होगी कि अपने दुखों को स्थगित कर सके। अनुराग की ये प्रार्थना अनुराग की नहीं वरन हम सबकी समवेत प्रार्थना है। यह सुखद रहा कि कवित्री पूनम अरोड़ा भी अपने सच के साथ कविता की दुनिया में प्रवेश करती हैं। उन्होंने कहा कि सच की बहुत सारी परतें होती हैं। उन्होंने कविताएं सुनाई और 2 गद्य कविताएं भी। कवियों का गद्य यूं भी अमूमन गद्यकारों से भिन्न और सुंदर हुआ करता है। पूनम ने बरबस इसकी पुष्टि की। मुलाकातें लकीर खींच देती हैं 2 लोगों के मध्य, या अब मेरे सामने कई विकल्प हैं, सिर्फ एक विकल्प त्याग दिया है मैंने स्त्री होना। जैसी पंक्तियां पूनम की सोच और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता देती हैं। उनसे असहमति की गुंजाइश नहीं कि अनुपस्थित शब्दों की दुनिया में आना यकीनन उत्तेजना से भरा होता है, या स्त्री के लिए खुद को लज्जा से अलग करना कठिन है, या स्त्री को सपने देखने की जगह चाहिए। पूनम ने कविता में कुछ अछूते विषय भी पकड़े हैं, मसलन उम्र से ऊबे लड़के। उनके कविता का शीर्षक है उम्र से ऊबे लड़के। इसमें उन्होंने प्रेम, स्वप्न और लॉटरी में हारे लड़कों की बात की है। उनकी विभाजन पर कविता मेरा बचपन गले तक भरा है रक्तिम विभाजन से स्मृति की त्रासदी को फलक पर उकेरती हुई कविता है। कविता को आभासी और वास्तविक दुनिया के सच का एहसास है। वो ताजमहल और ग्रेट वॉल के जरिए सच को जुबान देती है। उसका कहना है, लगाए रखो आग जब तक भस्म ना हो जाए तमस, जिजीविषा, साहस और संकल्प का
स्वर है और वरेण्य है। हौसला अगले युवा कवि हमारे थे, वहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है अनुराग तिवारी में भी कम नहीं है, जो अपने प्रिय से मानचित्र के बाहर मिलना चाहते हैं, जिन्हें खूब नवीन चाहिए, दूसरों का झूठा कुछ भी नहीं और असंभव से छोटा कुछ भी नहीं। वे प्रेम के कवि हैं। अपने अलग अंदाजे बयां के साथ उनकी छोटी सी प्रेम कविता जेहन में जगह बनाती है और मेघना के लिए कविता याद रह जाती है। याद रह जाती हैं उसकी पंक्तियाँ, मेघों से भरी बरसात की तरह उसकी पनियारी आंखें, नमी जो आत्मा पर उग आई है, मेरी तुम्हारी कहानी में भी चुंबन शेष हैं और शेष है अभी बारिश का आना। उन्होंने प्रेम के बाद विरह की कविताएं सुनाई तो जिज्ञासा के क्या मात्र और जिज्ञासा की क्या मात्र संयोग ही प्रेम है, वियोग नहीं। बहरहाल अंचित का उत्तर प्रेम की कविताएं लिखना प्रेम के विस्तृत फलक को कविता में समेटने का यत्न है कि कविता में कुछ भी वर्जित नहीं होता। आपका सलीका और सलूक मायने रखता है। ये अंचित की कविताओं की बात है। ये वह कवि है जो जेबों में गंध से भरे रूमाल और छाती पर दांतों के निशान लिए घूमता है। उनकी कविता में ऐन्द्रिकता है जो उनकी पंक्तियों को प्रभावी बनाती है। उनकी ये पंक्तियाँ मुझे कृष्ण के प्रेम और नख क्षत तथा दंत क्षत की याद दिलाती हैं। कचहरी रोड में माँ और गांव के लिए उनकी कविताएं उनके परिध को बड़ा बनाती हैं। मकान का अर्थ स्त्री के लिए सिर्फ अर्थशास्त्र से निश्चित नहीं होता, या सड़क जीवन का संकेत है, या कविता हमेशा मरहम की तरह रहेगी, जैसी पंक्तियाँ सही और सुंदर अर्थ छवियों में खुलती है। ऐसे ही बार बार पूछा मैंने जिया हुआ जीवन और चाहा हुआ जीवन के दरमानी स्पेस को पाटती है। कविताओं के साथ ही अंचित के अनुभवों को सुनना अत्यंत दिलचस्प रहा। वे पहले लिखे जा चुके से गुजरते हुए लेखन में आए, ये उन्होंने कहा, और शुरुआती चोरी के लेखन को कबूल किया और आगाशाही को बार बार याद किया। उनसे सहमति कि लेखन कवि से पैदा हुई चाहत को भरता है। इससे जाहिर है कि हर कोई इत्तेफाक रखेगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि हिंदी पाठक उनके जरिए कश्मीरी लेखक आगा शाही को और ज़्यादा जानना चाहेंगे। अब आए युवा स्वर की कवित्री सीमा सिंह की कविताओं पर। सीमा के स्वर उनकी शुरुआती कविता से ही बहुत स्पष्ट थे। घंटाघर कविता बहुत स्पष्ट बिंब रचती है। जब थामते हैं मशाल तो फूटता है रोशनी का सोता, या फिर देखा है घंटाघरों पर बहुत सा लावा बहते हुए। वे साहस के साथ सच को बयां करती हैं। उनकी कविताएं उन्हें उन कवियों की बात में खड़ा करती हैं जो यथार्थ से पुरजोखिम मुठभेड़ में यकीन रखते हैं और पलायन या अमूर्तन से जिनका वास्ता नहीं। उनकी कोरोना काल की कविताएं भी उनके बारे में इस निष्कर्ष का प्रमाण है। यह एक ऐसा असंवेदनशील समय है कि एक मानुषलोथ टोकन नंबर 8 में बदल जाती है। अपने सरोकारों के तहत सीमा अनाथ बच्ची के संदर्भ में आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाती हैं। कुछ जोड़ी चप्पलें में वे कहती हैं उनके लिए हर दिशा दक्षिण दिशा थी। जाहिर है कि वे एक जमात के और
एक समुदाय के चरित्र का पर्दाफाश कर रही होती हैं। टीलों के इतिहास में बहुत सी कहानियां थीं कहकर वह बहुत दूर तलक फैले संदर्भों को बखूबी समेट लेती हैं। इसी तरह कीलें नहीं जानती अपनी जगह, कभी कभी वे उग आती हैं डरे हुए राजा के अंतरिम आदेश पर, कहकर वे आज के सच को कविता में दर्ज करती हैं। उनकी इमामदस्ता कविता स्त्री जीवन की दास्तां है, जिसमें लोहे का स्वाद स्थायी भाव है। उनका यकीन कि प्रेम में होना, जीवन के बीच में होना, इस यकीन की पुष्टि करता है, इसकी तस्दीक करता है कि प्रेम आज के युवा कवियों में केंद्रीय भाव बनकर उभर रहा है। वो कहीं प्रेरक है तो कहीं उत्प्रेरक। घृणा, वैमनस्य और हिंसा से भरी इस दुनिया में प्रेम ही हमें बचा सकता है। ये कविताएं मेरे इस यकीन को पुख्ता करती हैं कि विश्व की सारी अच्छी कविताएं अंततः प्रेम कविताएं होती हैं। कविता के युवा स्वर में जिन 7 कवियों ने शिरकत की, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा उनके वैविध्य के लिए। और ये कविताएं मुझे धूमिल के उस कथन की एक बार फिर याद दिलाती हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। और मेरी गुजारिश है इन सभी कवियों से कि वे कविता की अंतर्लय को पकड़ने की कोशिश करें, अपने अनुभवों का संसार व्यापक करें और किताबों से लिखे जा रहे से गहरे जुड़ें, ताकि आने वाले कल वे और बेहतर और सशक्त और संप्रेषणीय और जरूरी कविताएं लिख सकें। धन्यवाद। शुक्रिया सुधीर सक्सेना जी। कृपया अपने माइक को, जी शुक्रिया। मेरे कहने से पहले ही आपने वह कार्य कर दिया। यह आपकी तत्परता है और हम इसे भली भांति जानते हैं। मित्रों, आपने देखा कि हमारा वरिष्ठ कवि, हमारा अग्रज कवि हमारी कविताओं पर किस तरह सोचता है, उससे कैसे अपना तादात्म्य स्थापित करता है। ये 7 कवि तार सप्तक सदृश हैं और इनकी कविताओं में जिस तरह का वैविध्य, जो स्थानिकता, जो भावबोध हैं, वे इन कविताओं को दूर तक ले जाते हैं। सुधीर सक्सेना जी ने दिन बार और कार्यक्रम के अनुसार एक एक कवि की कविताओं पर विस्तार पूर्वक बातचीत रखी, अपना आलेख पढ़ा। हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से उनके आभारी हैं। मित्रों, हम किसी भी समय में रहें, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमारे साथ ही रहती हैं। ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं जो पीढ़ियों से संचरित हैं। हमें कई सारी अच्छी और बुरी परिस्थितियां समय और परंपरा के साथ मिलती हैं, तो कई बार कुछ नए अवसर, कुछ नई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं भी नवजात भी हो जाती हैं। कोरोना जैसा दौर एक ऐसा ही दौर है जहां हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सहा। कविता कर्म तमाम नाउमीदी के बीच कहीं ना कहीं आशा को मन में लिए चलने वाला कर्म ही है, हम इन कविताओं में देख पाते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे जो कवि
या रचनाकार के वक्तव्य की योजना थी, उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने रचनाकारों की जो दुनिया है, जो उनका अनुभव जगत है, उससे रूबरू हो सके। हर व्यक्ति का अध्ययन, उसकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न होती है। वह अपनी अपनी दृष्टि में अपने समाज को, परिवेश को देखता है, दर्ज करता है। कविता में वैविध्य तभी संभव है, और जिस मौलिकता की, जिस सिग्नेचर ट्यून की हम बात करते हैं कि हम किसी रचनाकार को पढ़ते हुए उससे, उन शब्दों से, उस भाषा से उस कवि का अंदाज लगा लें, वह भी हमें इन 7 कवियों में देखने को मिला। आगे भी हम जनसुलभ पुस्तकालय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, और कविता का यह युवा स्वर लगातार अबाधित रूप से हमें कुछ न कुछ सुनाता रहे, हमें कुछ न कुछ देता रहे, हमारी यही आकांक्षा है। हम किसी कवि को क्या दे सकते हैं और एक कवि हमसे क्या ले सकता है, मगर बतौर रचनाकार हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक दूसरे की रचनाओं से एक साहचर्य स्थापित करें। कोई अकेला अपने आप को न समझे, यह भरोसा दें, और किसी के लिखे को, किसी के पढ़े को ध्यानपूर्वक आत्मसात करें, उसे ग्रहण करें, और पीढ़ियों की जो यह ग्राह्यता है, जो आवाजाही है, वह बनी रहे। सुधीर जी, कुछ आप कहना चाह रहे हो? कृपया कहें सुधीर जी। जी, अर्पण जी, आप हमारी पत्रिका दुनिया इन दिनों से परिचित हैं। दुनिया इन दिनों में लगातार हमने ये कोशिश की है कि हम प्रतिभाशाली और नए कवियों को स्थान दें और उन विषयों को कवर करें जिनकी ओर प्रायः हमारा ध्यान नहीं जाता है, या जो अनदेखे या उपेक्षित हैं। आपके इस उपक्रम के बाद मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छी रिपोर्ट इन 7 कवियों के कविता पाठ और उनकी रचना प्रक्रिया के अनुभवों को दर्ज करते हुए दुनिया इन दिनों के लिए तैयार करें, तो पत्रिका के अगले अंक में हम उसे स्थान देंगे। इस रिपोर्ट के साथ साथ इन 7 कवियों की एक एक, 2-2 कविताएं भी हों, ताकि एक परिशिष्ट के रूप में कविता के 7 स्वर प्रकाशित हो सके और हम मुद्रित साहित्य में भी उसे दर्ज कर सकें। जी, शुक्रिया सुधीर जी, इस पहल के लिए और इस आमंत्रण के लिए हमें खुशी होगी। और हमने पूर्व में भी जिस तरह के एकाग्र किए हैं, उनकी भी रिपोर्ट विभिन्न पत्रिकाओं में आई है, और उसी क्रम में यह युवा कविता पाठ की रिपोर्ट आपके यहां से दुनिया इन दिनों में प्रकाशित हो, यह हमारे लिए निश्चय ही सुखद है, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो भी हमारे साथी कविगण यहाँ जुड़े रहे, यहाँ अपनी प्रतिभागिता दर्ज करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की रपट इन कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के साथ में प्रकाशित हो, ताकि वो सिर्फ रपट मात्र ना हो, बल्कि इन कवियों की कविताओं का भी जायजा हमारे बृहत्तर पाठक समुदाय को मिले। जी बिल्कुल, मैं इन 7 कवियों से जनसुलभ पुस्तकालय का जो ईमेल आईडी है वह शेयर कर लूंगा, और इनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी
इस कार्यक्रम में पढ़ी गई कविताओं में से 2 या 3 प्रतिनिधि कविताएं हमें मेल कर दें और उसके आधार पर कार्यक्रम की रपट बनाकर हम आपको मेल कर देंगे। जी जी और कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो आपने जन सुलभ पुस्तकालय का सिलसिला शुरू किया है, वो समकालीन कविता को जानने, बूझने, समझने के लिहाज से एक बहुत सामयिक उपक्रम है। और मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला न सिर्फ निरंतर जारी रहे, बल्कि उसमें आप सवाल जवाब जैसे कुछ नए संदर्भ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और आभासी मंच पर भी हम कवियों और श्रोताओं के बीच संवाद का एक खूबसूरत और सार्थक सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जनसुलभ पुस्तकालय पर हमारी कोशिश रहती है कि तमाम वैविध्य से भरे कार्यक्रम कर सकें, साहित्य पर भी और साहित्य से इतर भी, और ऐसे कई एकाग्र यहाँ पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। आज शाम से ही यह सदैव शैल एकाग्र का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से तमाम दार्शनिक और इतिहासकार उनसे जुड़े और उनके माध्यम से या कहिए उनके बहाने से दर्शन, साहित्य, इतिहास और समसामयिकता आदि पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया सुधीर सक्सेना जी, आपने समय निकाला और इस तरह का एक सारगर्भित वक्तव्य तैयार किया।